मित्रों, अजंता क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है टीचर के लिए। उसमें हम क्या करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उनको हम एकदम नए सिरे से जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे। हम साहित्य क्या होता है, इतिहास क्या होता है, इससे हम समझना, पढ़ना, याद करना सब शुरू करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं, कई परिभाषाएं ऐसी होती हैं, कई बातें ऐसी होती है, कई रचनाएं ऐसी होती है जिसको समझा नहीं जाता, रटा जाता है। तो दोनों कार्य करना है। जो चीज समझने की होगी उसको हम समझेंगे। अगर छंद अलंकार की बातें होगी तो हम उसे समझेंगे। अगर कोई रचना होगी तो हम उस पर बार बार बातें करके उसको रटेंगे। कौन सी मोस्ट है, कौन सी प्रमुख है, कौन सी बार बार आ चुकी है, उन्हीं पे बात करेंगे। रचनाएं हर एक कवि की अथाह है। अथाह में से हमको अच्छी अच्छी चूज करनी है जो परीक्षा में आने लायक होती है, और उनको रटना भी पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रचनाओं को समझा नहीं जा सकता, समझने की चीज को समझा जाता है। अगर संधि है तो समझा जा सकता है, समास है तो समझा जा सकता है। तो आज हम हिंदी साहित्य से शुरू करेंगे। पहले साहित्य को पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोग छंद अलंकार तो बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य अथाह है। तो क्या पता मैं दो चार बात आपको ऐसी बता दूं जो आपके जीवन में काम आए। तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखो, इतिहास है, इतिहास क्या? जो बीत चुका। किसका पढ़ेंगे? साहित्य का। ऐसा साहित्य जो बीत चुका है उसको हम पढ़ेंगे, वही हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ। तो किस प्रकार पढ़ेंगे, किस व्यक्ति ने क्या कहा इस बारे में, तो उसको पढ़ेंगे। तो देखो, अब मैं पीडीएफ शुरू करता हूं अपने। यहां से हम शुरू करेंगे, मेरे व्यक्तिगत बनाए गए नोट्स हैं। अब देखो मित्रों, ये हिंदी साहित्य का इतिहास एवं परिचय। सबसे पहले तो हिंदी साहित्य के बारे में हम समझेंगे कि इसका इतिहास है क्या, इसका हम परिचय करेंगे। तो देखो, परिचय के बारे में सीधी सीधी एक आपको बात बता देता हूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास एवं परिचय में अगर बात करें तो सबसे पहले हम इतिहास शब्द की बात करेंगे। ये इतिहास शब्द कहां से आया? इतिहास शब्द कोई हिंदी का प्रॉपर नहीं है। ये आपने इतिहास कहीं पर प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कई प्रकार के शब्दों की आपने कभी विवेचना की है, इसके बारे में पढ़ा भी है और सबको पता है। जो भूतकाल में हो चुका है उसे हम इतिहास कहेंगे। लेकिन साहित्य की दृष्टि से हम इसको किस प्रकार से देखेंगे? देखो मित्रों, ये जो इतिहास है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई है कि इतिहास शब्द में ये तो इति है, प्रत्यय है, ह है और अस है। तीन इसमें देखो शब्दांश है। एक मूल शब्द है, बाकी दो शब्दांश है। इन शब्दांश से मिलकर बना है इति, ह और अस। अब किसमें, इसमें किसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। यहां पर इति का क्या अर्थ है मित्रों? इति का अर्थ होता है समाप्त। इति का क्या अर्थ होता है? समाप्त। और इसीलिए हम कोई भी टॉपिक खत्म करने के बाद में लास्ट में हम इति श्री लिखते हैं। इति श्री मतलब जो समाप्त हो चुका है। तो इति का मतलब क्या हुआ? समाप्त। उसी अर्थ में ह का हम क्या अर्थ लेंगे मित्रों? ह का अर्थ होगा निश्चित। ह का अर्थ क्या होगा? निश्चित। और उसी का और एक हमारे पास शब्दांश है अस, और अस का मतलब होता है मित्रों होना। मतलब क्या है? हमारे पास तीन शब्द आए। क्या क्या है? एक तो शब्द आया हमारे पास समाप्त। क्या आया? समाप्त। दूसरा हमारे पास आया निश्चित। तीसरा हमारे पास आया होना। मतलब क्या? समाप्त हो गया है निश्चित रूप से। यही होगा ना? ऐसा साहित्य जो निश्चित रूप से समाप्त हो गया है। समाप्त का मतलब ऐसा नहीं है कि वो साहित्य अब कभी हम दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब उस साहित्य का काल जो है, रचना काल जो है, काव्यकार है, कृतिकार है, उन सब का समय जो है अब समाप्त हो गया है। उनको हम केवल ख्यालों में, किताबों में, काव्यों की दृष्टि से देख सकते हैं। कहने का मतलब उनको अनुभव कर सकते हैं, उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं। वो हो गया। तो साहित्य का खत्म होना का मतलब ये नहीं है कि साहित्य खत्म हो गया। मतलब जो कृतिकार का जो समय था, वो काल था, वो मित्रों क्या हो गया? खत्म। कहने का मतलब साहित्य की दृष्टि से अगर मैं इतिहास की बात करूं तो वो साहित्य जो निश्चित रूप से क्या हो गया? खत्म। जैसे देखो, जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो, जिसकी क्या होगी? निश्चित समाप्ति होगी। फिक्स है, 100% सत्य है कि ये हजारों काल, आदि काल पहले हुआ है, सैकड़ों काल पहले हुआ है, सैकड़ों साल समय पे हो चुका है इसे, इसलिए हम इसे कहेंगे इतिहास। साहित्य की दृष्टि में आगे देखते हैं।
इतिहास की परिभाषा मित्रों, अब इतिहास की परिभाषा सबको पता है। विशेष बात ये नहीं है कि इतिहास किसे कहते हैं, विशेष बात ये है कि परिभाषा परीक्षा में लिखी हुई आ सकती है और पूछ सकते हैं कि ये परिभाषा दी किसने। अब भले ही एक शब्द इधर उधर हो, लेकिन एक शब्द में व्यक्ति इधर उधर हो जाता है, तो हमें प्रॉपर परिभाषा किसने दी ये हमें पता होनी चाहिए। तो देखो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बहुत सारी है, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आप उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। क्या किसके बारे में बात करूंगा? जो महत्वपूर्ण है मित्रों। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मैं आसानी से खड़ा कर सकूं। चलो अब इतना ही होगा। देखो मित्रों, इसमें इसमें देखो एक प्रो, अब देखो मित्रों, इसमें ये प्रोफेसर कार्लाइल है। क्या है? कार्लाइल, प्रोफेसर कार्लाइल। ये प्रोफेसर कार्लाइल कई बार परीक्षा में आ चुका है, जिसको समझते हैं ये कहते क्या है इतिहास की दृष्टि से। इन्होंने इतिहास की परिभाषा क्या बताई? इन्होंने कहा कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है। इन्होंने देखो इतिहास में दर्शन शास्त्र की बात को घुसा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों, क्या है, जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। अब मित्रों ये दृष्टांत क्या होता है? यानी कि इतिहास को उदाहरणों के द्वारा बताते हैं। किसके द्वारा? उदाहरणों। इतिहास को उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? अपने कार्लाइल साहब। ठीक है ना। ये दृष्टांत का मतलब क्या हुआ मित्रों? उदाहरण। दृष्टांत का मतलब उदाहरण ही होता है। उदाहरण का मतलब है एकदम ऐसी उदाहरण नहीं कह सकते, मिलती जुलती बात। क्या कहेंगे? मिलती जुलती बात। अलंकार में भी आपने पढ़ा होगा, दृष्टांत अलंकार अलग है, उदाहरण अलंकार अलग है। लेकिन उदाहरण दृष्टांत शब्द जो है कई बार उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखो आगे मित्रों, कार्लाइल ने कहा कि दृष्टांत, ये एक शब्द याद रखना है, दृष्टांत। जैसे ही इतिहास की परिभाषा में दृष्टांत शब्द आता है तो सीधा याद आना चाहिए कि भी ये बात किसने कही? कार्लाइल ने। बस ऐसे शब्द पकड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि ये परिभाषा, इसको रटना है, फिक्स है, तो रटना पूरा तो रटा नहीं जाता, तो इस दृष्टांत शब्द को देखो मित्रों। आगे है एक, देखो जर्मन दार्शनिक, चिंता का विषय नहीं है। जैसे ही ये टॉपिक पूरा होगा मैं ऊपर वाला हटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना। ये वापिस जो मैंने ऊपर ये लिख रखा है, इसको मैं वापिस क्या कर दूंगा? शार्प कर दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार केवल समझें। अब देखो, दूसरे जर्मनी के दार्शनिक है, उसका नाम है कांत। और ये अर्थशास्त्र में आपने अगर किसी के एसएसटी की है, तो एसएसटी के बारे में, जैसे कि एसएसटी की तैयारी की है रिट में वगैरह, तो ये कांट को पढ़ा होगा आप। इसको शुद्ध रूप से हम कांत बोलते हैं। ये कांत एक दार्शनिक है। ये कांत क्या कहते हैं देखो इतिहास के बारे में? ये कहते हैं कि सृष्टि का बाह्य विकास, सृष्टि का जो बाह्य विकास है, प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है मित्रों? आईना। ये कहता है कि जो सृष्टि का बीत चुका है, या जो अभी अभी जो चल रहा है ना, उसका अगर आईना, उसका अगर कांच, उसका प्रतिबिंब देखना है तो वो इतिहास है। उसका प्रतिबिंब क्या है? वही इतिहास है। प्रकृति का आवरण जो है, प्रकृति का जो विकास है, आंतरिक विकास जो है, उसका जो आईना है वही क्या है? इतिहास है। अब बात ये रखनी है कि प्रकृति को इतिहास से किसने जोड़ा? कांत ने। प्रकृति को इतिहास से किसने जोड़ा मित्रों? कांट ने। ये याद रखने की बात है। दो बात फिर कहता हूं, अगर इतिहास की परिभाषा में दृष्टांत शब्द आवे, क्या आवे? दृष्टांत, तो ये परिभाषा दी कार्लाइल ने, प्रोफेसर कार्लाइल। और अगर आंतरिक प्रकृति की बात इतिहास में आवे, बाह्य आवरण की बात इतिहास में आवे, इतिहास की परिभाषा में आवे, तो ये परिभाषा किसने दी? कांट ने। किसने दी मित्रों? कांट। मैं वापस कह रहा हूं, फिर याद करना, याद करने की चीजें, रटने की चीजें। अगर इतिहास की परिभाषा में दृष्टांत शब्द आवे तो कार्लाइल। अगर इतिहास की परीक्षा में, सॉरी, इतिहास की परिभाषा में आंतरिक आवरण की बात, प्रकृति की बात आवे तो कांत ने परिभाषा दी। आगे चलते हैं। देखो अब हमारा महाभारत, पुराना की बात है, महाभारत तो कई हजारों साल पहले बीत चुका, नहीं चुका। अब महाभारत की बात है कि अपने जो महाभारत लिखी हुई है महर्षि वेद व्यास ने, उसमें क्या कहा इतिहास के बारे में? देखो मित्रों, ये कहता है कि इतिहास एक ऐसा पूर्वव्रत, पूर्व मत मतलब जो बीत चुका है, पूर्व यानी कि जो पहले। तो इतिहास के बारे में ये कह रहे हैं कि ऐसा पूर्वव्रत, क्या है पूर्वव्रत? जिसके माध्यम से, देखो मित्रों, याद रखना है, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है,
ये क्या पुरुषार्थ हैं चारों। इन चारों पुरुषार्थ की बात इतिहास को जोड़ने का काम करता है महाभारत। अब याद रहेगा, चारों जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको इतिहास के साथ जोड़ने का कार्य महाभारत करती है। कौन करते हैं? महाभारत। देखो, जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसको हम पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं, चतुष्टय मतलब चारों पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ का उपदेश दिया जा सकता है। इन चारों का अगर उपदेश दिया जा सकता है तो मित्रों ये क्या होगा? इतिहास होगा। क्या होगा मित्रों? इतिहास होगा। कितनी सरल बातें हैं। फिर कहता हूं, अगर परिभाषा में दृष्टांत शब्द आए तो कार्लाइल। अगर परिभाषा को, इतिहास की परिभाषा को प्रकृति से, प्रकृति के आंतरिक आवरण से जोड़े तो वो है अपने कांत। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात इतिहास के साथ में करें तो वो है महाभारत। चलो आगे। अब देखो, ये है, आगे है साहित्य शब्द। अब हमने इतनी टाइम इतिहास के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की मित्रों? इतिहास के बारे में। तो अब हम इतिहास के बारे में की, तो अब साहित्य के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये साहित्य का क्या बात है, ये साहित्य शब्द का सृजन कैसे हुआ, साहित्य क्या है, साहित्य की परिभाषा क्या हो सकती है, कैसे बना साहित्य, क्यों बना, कहाँ आवश्यकता थी, करते हैं इसके बारे में थोड़ी बात। उससे पहले मैं इसको ये मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो मित्रों। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। वही बातें लिखी है जो महत्वपूर्ण है, ढूंढ ढूंढ के लिखी है, इसलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चले आगे। अब थोड़ा करते हैं साहित्य के बारे में बात। चलो मित्रों, अब देखो मित्रों, आगे बात करते हैं साहित्य के बारे में। मतलब साहित्य क्या है, साहित्य की परिभाषा क्या है, साहित्य की क्या परिभाषा है। देखो मित्रों, यहाँ पे ये शब्द दिया है साहित्य। क्या दिया है? साहित्य। ये कह रहे हैं कि साहित्य शब्द की जो उत्पत्ति है, साहित्य शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई है। तो इसमें देखो मित्रों, स प्लस हित प्लस है। अब देखो, इसमें हित मूल शब्द है, स उपसर्ग है, और यह क्या है मित्रों? प्रत्यय है। ठीक है, स, हित और य के से क्या बना है? साहित्य बना है। अब मैं ये साहित्य शब्द कैसे बना है इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूं स, हित और य, अब इसमें स क्या है? उपसर्ग है, हित है मूल शब्द, और यह है प्रत्यय। तो सबसे पहले इसके साथ में अगर उपसर्ग जोड़ देता तो ये हो जाता है मित्रों सहित। सहित यानी कि हित सहित। अब इसमें मैं अगर प्रत्यय जोड़ना बाकी रह गया अपना ये य, और जब किसी शब्द के साथ में, मूल शब्द के साथ में प्रत्यय जुड़ता है तो उसमें कमी या बढ़ोतरी करता है। यह प्रत्यय जो है वो बढ़ोतरी करता है। बढ़ोतरी करता है तो मित्रों इस स का बन जाता है सा। क्या बन जाता है? सा। और लास्ट वाला जो स्वर होता है वो गायब हो जाता है। तो स, ही, त में से स्वर गायब हो गया तो त रह गया आधा, और यह जुड़ने से यह बन गया साहित्य। तो साहित्य शब्द कैसे बना? इसमें यह प्रत्यय योग्य है। और एक बात विशेष और ध्यान रखना साथ साथ में, कि जहां पर भी प्रत्यय य होता है, क्या होता है? य। 99% उस य के आगे वाला अक्षर स्वर रहित होता है, यानी कि आधा अक्षर होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण बता देता हूं मैं। यहाँ पे बता दिया मैंने महात्मय, महात्मय। तो देखो यह प्रत्यय है, आगे म आधा है, आगे म क्या है? आधा है। मैं कह देता हूं ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। तो यहाँ पे देखो यह है, इसके आगे र आधा है। तो कोई भी यह प्रत्यय के आगे लगभग आगे वाला जो अक्षर होता है वो स्वर रहित होता है, यानी कि आधा होता है। अब देखो, तो साहित्य शब्द कैसे बना पता चला। अब देखो, शब्दकोश के अनुसार हम अगर देखें तो ये जो है इस साहित्य, इसका मतलब क्या होता है? तो जो सहयोग बना है, शब्द कोश के अनुसार इसका मतलब होता है एकत्र होना या मिलना, अथवा गद्य या पद्य के कल्पना सूत्र ग्रंथ जिसके ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। ये तो हमें पता ही है कि अगर साहित्य है तो उसमें गद्य और पद्य की बात होगी, गद्य और पद्य की बात होगी। गद्य वो जो
पाठ की तरह एकदम लिखा जाता है। पद्य वो जिसमें कविता का रूप हो, जिसके गाया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों ही बातें अगर दोनों साथ में हो तो चंपू काव्य होता है। ये सब होने के बाद में मतलब कि साहित्य वो गद्य पद्य को एकत्रित करना या गद्य पद्य को मिलाना ही क्या है, साहित्य। समझ गए? चले आगे मित्रों। अब देखो, छोटी सी क्लास है, 5 मिनट की और, लेकिन ये शुरुआत है, केवल केवल शुरुआत के दौर में मैं आपको ज्यादा लोड नहीं दूंगा। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए छोटी क्लास से। अब देखो मित्रों, अब ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य की जो परंपरा है, परंपरा किस प्रकार से जुड़ी है। क्या हिंदी साहित्य एकदम से उद्भव हो गया हिंदी साहित्य का? कहां से हुआ? किस प्रकार से हम हिंदी साहित्य, कहां से हमने हिंदी साहित्य इसको माना, क्यों माना? अब देखो, अगर माना तो सबसे पहली रचना कौन सी थी, सबसे बाद में रचना कौन सी थी, आदिकाल में कौन सा भाग था, भक्ति काल, रीति काल, कहां से पनपी, या इससे पहले भी कुछ था? तो देखो, ये कहता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो उदय है, यानी कि कब से उदित हुआ है, कब से आया, 19वीं शताब्दी से मित्रों। कब आया है? 19वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य का उदय कब हुआ मित्रों? 19वीं शताब्दी में। कब उदय हुआ? 19वीं शताब्दी में। अब देखो, परंतु इससे पूर्व भी, अब विशेष बात मित्रों ये नहीं है कि 19वीं शताब्दी में साहित्य का उद्गम हुआ है। साहित्य का उदय तो 19वीं शताब्दी हुआ है, तो क्या उससे पहले कभी कुछ लिखा हुआ नहीं है? क्या उससे पहले कोई काव्य लिखा हुआ नहीं है? है। और वो किताब अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है कि इससे पहले 19वीं शताब्दी से पहले क्या लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रचनाकार हैं, और जो मोस्ट मोस्ट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं मित्रों। 2 4 5 इसके रचनाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी है जो 19वीं शताब्दी से क्या लिखी गई है पहले, जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब ये कह रहा है कि पूर्व यानी कि 19वीं शताब्दी से पहले कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। मतलब 19वीं शताब्दी से पहले भी कई रचनाएं, कई कविताएं, कई ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें हिंदी साहित्य के लक्षण जो है हमें मिलते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ये काव्य का भाग है, ये हिंदी साहित्य का भाग है। इसको भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से पढ़ सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण। एक एक किताब महत्वपूर्ण है। मैं पुनः कहता हूं, किताबों को समझा नहीं, रटा जाता है, बार बार पढ़ना पड़ा है तो वो आपके फ्लो में आ जाएगा। किताब को कोई तोड़ मरोड़ के पढ़ नहीं सकते। अब कबीर ने अगर साकी शब्द रमेनी लिखा है तो लिखा है, बस उसको याद ही करना है। ठीक है ना? कबीर का जन्म कब हुआ था, कब मरे, ये लिखा है तो लिखा, उसको याद ही करना है। 120 साल जिए तो एक बार पढ़ के याद ही करना, तो रटने की चीजें रटनी पड़ेगी मित्रों। अब देखो, ये है रचना काल यानी कि कृति, और ये कृतिकार है मित्रों, कृतिकार, केवल कृति नहीं। अब रचना कौन सी, देखो, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण पहली रचना है अपने गोकुलनाथ जी की। किसकी है? गोकुलनाथ जी की। 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता 1625 विक्रम संवत में गोकुलनाथ ने लिखी थी। किसने? गोकुलनाथ। कौन गोकुलनाथ? विठल नाथ जी के बेटे, वल्लभाचार्य के बेटे। अब तो याद आया, वल्लभाचार्य कौन? याद करो, अष्ट छाप के कवि। याद आया? हाँ। अब देखो, तो ये गोकुलनाथ 1625 में, 1625 में 84 वैष्णव की वार्ता, और एक और है 252 वैष्णव की वार्ता। कहने का मतलब ये वैष्णव की वार्ता याद रखना है। वैष्णव की वार्ता लिखने वाले कौन है? गोकुलनाथ। कब लिखी? 1625 में। याद रहेगा मित्रों, वैष्णव की वार्ता, चाहे वो 84 वैष्णवों की वार्ता हो, चाहे फिर 252 वैष्णवों की वार्ता हो, लिखी किसने? गोकुलनाथ ने 1625 में, 1625 में। आगे देखो मित्रों, ये भक्तमाल है, इसमें लगभग 700 से 1000 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है, कवियों के बारे में बताया गया है। और ये भक्तमाल जो वो नाभा दास ने लिखी, ये कई 50 बार परीक्षा में आ चुका है कि नाभा दास का जो भक्तमाल है, या तो आया है नाभा दास की रचना है, या आया प्रश्न में कि भक्तमाल किसकी रचना है। ये 50 बार सवाल आ चुका है, और अभी भी आने के चांस बनते हैं। तो नाभा दास किसने लिखी? सॉरी, भक्तमाल किसने लिखी? नाभा दास ने। अब देखो मित्रों, एक है वल्लभा दिग्विजय, बल्लभ दिग्विजय रचना है, बल्लभ दिग्विजय, और इसको लिखने वाले हैं यदुनाथ। कौन है मित्रों? यदुनाथ। यदुनाथ याद करना है, मोस्ट है।
याद करना है मोस्ट है। मैं फिर कहता हूं वल्लभ दिग्विजय। वल्लभ दिग्विजय लिखने वाले कौन? यदुनाथ। पुनः कहता हूं वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ। चिंता का विषय नहीं है, मैं फिर ये वापस मिटाऊंगा जो लिखा है, इसका एक स्क्रीनशॉट और लेना है। ठीक है। अब देखो एक है कवि माला। क्या है? कवि माला, जिसका रचना काल है 1712 विक्रम संवत। 1712 विक्रम संवत। अब विक्रम संवत क्या है? सन से 57 वर्ष आगे। ये तो एक सामान्य हिंदी पढ़ने वाले को पता होता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो विक्रम संवत है, ये 1700 विक्रम 12 विक्रम संवत में कविता का नाम, सॉरी, रचना का नाम है कवि माला। क्या है? ये कवि माला किसने लिखी मित्रों? हरि राय ने। और हरि राय का दूसरा नाम है तुलसी। मैं बता दूं ये तुलसी वो नहीं है, कौन? समन्वयवाद वाला तुलसी नहीं है मित्रों, ये तुलसीदास जी नहीं है, ये तुलसी अलग है। ये हरि राय है। हरि राय का अन्य नाम है तुलसी। हरि राय का अन्य नाम क्या है? तुलसी, याद रखना है। और इस हरि राय ने कौन सी रचना लिखी? कवि माला। हरि कवि, हरि कवि, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ। अब देखो कालिदास हजारा तो एकदम याद रह जाएगी, लेकिन परीक्षा में बहुत आता है। कालिदास हजारा का सन है, जो इसका संवत है वो विक्रम संवत 1775 में इसको लिखा गया। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी। सन कौन सा है? सन नहीं है इसमें, विक्रम संवत है 1775। कौन सा है मित्रों? 1775 रहेगा याद। आगे चलते हैं। फिर कहता हूं यहां पर भी कालिदास, कालिदास को कालिदास से जोड़ना है। अब देखो आगे एक कविता है, रचना है और ठीक है। अब एक और देखते हैं। कालिदास हजारा के बाद में आता है विचित्र उपदेश। विचित्र उपदेश यानी कि विचित्रो उपदेश। यहाँ पे हो गई मित्रों संधि। क्या हो गई? संधि। तो ये विचित्रो बन गया। यानी कि विचित्र उपदेश किसने दिए? देखो ना, उपदेश भी विचित्र है और नाम भी विचित्र है। ऐसा नाम मैंने पहली बार ही देखा है भाई। उपदेश भी कैसे हैं? विचित्र, यानी कि विचित्रोपदेश। विचित्र उपदेश। नाम भी क्या है? देखो, कक छेदी तिवारी। क्या नाम है? कक छेदी तिवारी। तो विचित्र उपदेश किसने दिए? विचित्र नाम वाले। नाम क्या? कक छेदी। केवल कक तो मैंने भी सुना था इतिहास में एक, ये कक छेदी है जिसने विचित्र उपदेश रचना लिखी है। कौन सी लिखी है? विचित्र उपदेश। अब देखो मित्रों, एक है सुंदरी तिलक। क्या है? सुंदरी तिलक जो मोस्ट है, हरिश्चंद्र। कौन है इसके रचनाकार? कौन है? हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र याद रखना है। सुंदरी तिलक को किसने लिखा? हरिश्चंद्र ने। सुंदरी तिलक को किसने लिखा मित्रों? हरिश्चंद्र ने। याद रखना, सुंदरी तिलक। और तिलक कौन लगाता है? हरि। कौन लगाता है? हरि। सुंदरी तिलक। तिलक भी सुंदर कौन लगाता है? हरि। देखना विष्णु भगवान के त्रिपुंड पे यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर लिखा है, जिसको रामानुज तिलक भी कहते हैं अभी वर्तमान में, ठीक है ना। तो हरि का क्या काम है? तिलक लगाने का। हरि का क्या काम है? तिलक लगाने का। तो तिलक कौन लगाता है? हरि। वो भी कैसा? सुंदर। वो भी कैसा? सुंदर। तो सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक किसने लिखा? सुंदरी तिलक हरिचंद्र। हरिचंद्र याद रहेगा। तिलक कौन लगाता है? फिर कहता हूं हरि। अब देखो कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर गया माता दिन मिश्र। और कवित रत्नाकर मेरे ख्याल से पंडित रस गंगाधर ने भी ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही याद रखना है, फिलहाल ये याद रखो, पंडित रस गंगाधर ने भी कवित रत्नाकर लिखा है मित्रों, ठीक है। अब देखो कवित रत्नाकर को लिखने वाले कौन है? माता दीन मिश्र। माता दीन मिश्र। वापिस नीचे ले लेंगे। एक मिनट दोस्तों, कवित रत्नाकर को किसने लिखा? माता दीन मिश्र ने। कवित रत्नाकर को किसने लिखा? माता दीन मिश्र। कवित रत्नाकर, माता दीन मिश्र। और ये सबको पता है, और परीक्षा में भी ये भी 50 बार आ चुका है। काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसने लिखा? भिखारी दास ने। नाम तो भिखारी है लेकिन निर्णय लेता है। क्या लेता है? और मैं निर्णय पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि ज्यादातर इसकी रचना है ना वो निर्णय है। काव्य निर्णय, प्रेम निर्णय,
ठीक है ना, श्रृंगार निर्णय, ये जो निर्णय शब्द है ना, ये भिखारी दास को थोड़ा अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। अब देखो, ये जो काव्य निर्णय शब्द है, वो भिखारी दास का है, सन 1782 विक्रम संवत में इसको लिखा गया है। लिखने वाले कौन है? भिखारी दास। अब मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं पुनः। 2 मिनट का समय क्यों देता हूं? क्योंकि आपको करना होगा इसको स्क्रीन शॉट। तो मैं इसको एक व्यवस्थित जगह पे लेके आपके लिए ये व्यवस्था करता हूं। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। साहित्य की साहित्य की परिभाषा यहां से, ये स्क्रीनशॉट, अब मैं थोड़ा दूर हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 मिनट लिया स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। अब और ले लो 10 की 10 रचनाएं, और ले लो भाई मित्रों स्क्रीनशॉट। अब देखो मित्रों, मैं फिर आपको कहता हूं कि अपने, एक सेकंड थोड़ा इधर लेते हैं मित्रों। अब एक विशेष सूचना है, जोधपुर में राता नाडा के विष्णुई धर्मशाला के सामने अजंता क्लासेस सुमेर सिंह जी सर द्वारा संचालित है, जहां पर ऑफलाइन कोर्स सीईटी, पटवार या कोई भी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित, जो प्रतियोगिता से संबंधित जितनी भी एग्जाम है, उसकी तैयारी ऑफलाइन करवाई की जाती है। यहाँ पे गरीब विद्यार्थी जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उनको भी ध्यान में रखकर उनसे वाजिब फीस ली जाती है। इसलिए एक बार यहाँ विजिट जरूर करें, और कहीं और अन्य जगह एडमिशन लेने से पहले एक बार यहाँ आके 3-4 दिन फ्री में पढ़ो, 5 दिन पढ़ो, आपको लगे कि वास्तव में ये श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे एडमिशन लेना मित्रों। आपका स्वागत है अजंता क्लासेज जोधपुर में। नमस्कार, थैंक यू।